जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, मैंने हाल ही में आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने 6 या 7 अगस्त को नोटम वार्निंग जारी किया है, जिसकी अनुमानित रेंज रखी गई है 2530 किलोमीटर। ऐसे में कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की एक बड़ी अपडेट सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा नोटम किसी लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट का संकेत हो सकता है। ऐसे में उनका कहना है कि शायद अग्नि 6 का टेस्ट हो सकता है। बताया जाता है कि अग्नि 6 की रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है और इसमें MIRV टेक्नोलॉजी होगी, जिससे कि एक मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों पर वार कर सकती है। फिलहाल यहाँ पर यह बात समझनी जरूरी भी है कि अभी भारत सरकार या DRDO ने किसी भी तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह टेस्ट किसका होगा। नोटम जारी होना सिर्फ एक सुरक्षा प्रक्रिया होती है, जिसका मतलब यह है कि किसी भी लंबी दूरी की मिसाइल या अन्य कोई स्ट्रैटेजिक परीक्षण भी हो सकता है। इसीलिए फिलहाल अग्नि 6 की बात केवल अटकल है, कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है इस बात की। लेकिन अगर वाकई में DRDO या रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की तो ये भारत की स्ट्रैटेजिक क्षमता में एक बड़ा स्टेप होगा। लेकिन आप सबको मैं बताता आया हूं कि हमें केवल ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा रखना चाहिए। तो वेट कीजिए, देखते हैं किसका परीक्षण होने वाला है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 77 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत का प्रोजेक्ट 77 करीबन 10,000 टन का न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगा, जिसमें कि 24 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि VLS सेल होंगे, जिनमें कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली LR LACM और भविष्य की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लॉन्च की जा सकती हैं। यानी कि दुश्मन के जहाजों और जमीन पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर लंबी दूरी से हम हमला कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें जलकपी जैसे बड़े अंडर वाटर ड्रोन्स, जिन्हें XLUUV कहा जाता है, उन्हें भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने और खुफिया मिशन में मदद करेंगे। फिलहाल यहाँ पर भी ये बात जानना जरूरी है कि इंडियन नेवी ने इसकी क्षमताओं की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है और ये जानकारी केवल मीडिया और सोर्सेस के आधार पर है। फिर भी ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर ये परियोजना सही समय पर पूरी होती है तो प्रोजेक्ट 77 इंडियन नेवी की सबसे पावरफुल अटैक सबमरीन साबित हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रिपोर्ट्स बताती है कि इजिप्ट भारतीय पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इवैल्यूएशन कर रहा है। पिनाका की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कम कीमत और बेहतरीन क्षमता। जहां एक तरफ हिमार्स की एक GMLRS रॉकेट की कीमत करीबन 1.5 से 2 लाख डॉलर तक बताई जाती है, तो गाइडेड पिनाका रॉकेट की कीमत लगभग $84,000 तक आती है। इसके अलावा पिनाका 80 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है और इवन दोस्तों, भारत का नया लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मतलब साफ है कि इजिप्ट इस वक्त भारतीय पिनाका का इवैल्यूएशन कर रहा है। अभी उसने कोई खरीद की घोषणा नहीं की है, क्योंकि जब भी इवैल्यूएशन की बात आती है तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है और अभी ये खबर केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोग बता रहे हैं। दोनों सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ पिनाका की बिक्री नहीं होगी दोस्तों, बल्कि ये भारत और इजिप्ट के बीच डिफेंस सहयोग को नई ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 को अब मिल गई है एक और नई खतरनाक ताकत। HAL ने स्पाइस 1000 बम का इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है। HAL की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब मिराज 2000 अपने विंग स्टेशनों से स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बम्स ले जा सकता है। यह इजराइल की बनाई गई गाइडेड किट है, जो साधारण 1000 पाउंड बम को 100 से 125 किलोमीटर तक मार करने वाले सटीक हथियार में बदल देती है। इसकी खास बात यह है कि यह GPS के बिना अपने टारगेट को पहचान कर बेहद सटीकता के साथ हमला कर सकती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का असर भी कम हो जाता है। स्पाइस 1000 कोई नई मिसाइल तो नहीं है, बल्कि एक प्रिसीजन गाइडेड किट है जो सामान्य बम को स्मार्ट बम में बदल देती है। इसकी इफेक्टिवनेस मिशन प्लानिंग और टारगेट की जानकारी पर भी निर्भर करती है और मिराज 2000 पहले से ही बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। अब स्पाइस 1000 के साथ ये दुश्मनों के एयर डिफेंस से दूर रहकर और भी सुरक्षित तरीके से सटीक हमला करने में सक्षम होगा। ये भारतीय वायुसेना की दोस्तों स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत बनाएगा। चलिए दोस्तों, आखिरकार कैट्स वॉरियर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। हालांकि बड़ी अपडेट तो क्या कहेंगे, काफी पीछे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन HAL की सालाना रिपोर्ट के अनुसार कैट्स वॉरियर का इंजन ग्राउंड रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अब टैक्सी ट्रायल के बाद इसकी पहली उड़ान 2027 में हो सकती है। कैट्स वॉरियर, जो कि एक लॉयल विंगमैन ड्रोन है और ये भविष्य में तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर जेट्स के साथ उड़कर मिशन में मदद करेगा। इसका स्टल डिजाइन है और ये लगभग 650 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। साथ ही इसमें ऑटोनोमस ऑपरेशंस जैसी आधुनिक तकनीकें भी शामिल है। अभी तक की बात की जाए तो कैट्स वॉरियर अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है, पहली उड़ान होना बाकी है और इसके फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर इवन हथियारों के इंटीग्रेशन का काम होना भी बाकी है। अगर ये परियोजना सफल होती है तो भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है
जिनके पास मैन्ड और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टीमिंग क्षमता होगी और ये भारतीय वायुसेना की भविष्य की हवाई क्षमता को नई दिशा भी दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों आईजी डिफेंस ने अपने स्वदेशी काल ड्रोन को इंटरनेशनल मार्केट के लिए पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये भारत का 1000 किलोमीटर रेंज वाला वन वे अटैक ड्रोन बताया जा रहा है। ये 7 से 8 घंटे तक उड़ सकता है, करीबन 50 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और लंबी दूरी से सटीक हमला करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गल्फ क्षेत्र में बढ़ती हुई डिफेंस चुनौतियों के बीच ऐसे कम लागत वाले लंबी दूरी के ड्रोन्स की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक और जरूरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, काल ड्रोन का किसी विदेशी देश को एक्सपोर्ट अभी तय नहीं हुआ है, ये केवल खबर है, क्योंकि किसी भी तरीके के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भारत सरकार की मंजूरी और सभी जो स्वीकृतियां होती हैं वो जरूरी होंगी और ऑफिशियल स्टेटमेंट आना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर काल ड्रोन को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल जाती है और वाकई में विदेशी ग्राहक मिल जाते हैं तो नो डाउट दोस्तों ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। वहीं भारतीय सेना अब हजारों ड्रोन से अपनी सप्लाई पहुंचाएगी। रक्षा मंत्रालय ने 2715 लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पर सैनिकों तक हथियार, एमुनेशन, दवाइयाँ, खाना और अन्य जरूरी सामान तेजी से पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ऐसे ड्रोन कठिन पहाड़ी इलाकों और दुर्गम सीमाओं पर सप्लाई को आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। हालांकि आरएफआई जारी होने का मतलब ये नहीं है कि खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये केवल कंपनियों से तकनीकी जानकारी और प्रस्ताव मांगने का शुरुआती फेस है, जिसके बाद ट्रायल्स होंगे, इवैल्यूएशन होगा और टेंडर जैसे प्रोसेस होंगे। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, भारतीय सेना के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन्स का होना। और मैंने आपको डिफेंस अपडेट्स में बताया था कि आइडिया फोर्स जैसी कंपनी जो है उसे भारत सरकार की तरफ से फंडिंग मिली है, जो कि एक बड़े लॉजिस्टिक ड्रोन को बना रही है। हालांकि हर कैटेगरी का ड्रोन भारतीय सेना को चाहिए, पेलोड और मौसम के हिसाब से भी भारतीय सेना को ड्रोन चाहिए। तो ऐसे में भारतीय कंपनियां जो कि ऑलरेडी लॉजिस्टिक ड्रोन्स को बना रही है, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। और इन ड्रोन से दोस्तों सीमावर्ती इलाकों में तेज और सुरक्षित तरीके से सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एएमसी और तेजस मार्क 2 को लेकर भी अपडेट सामने आ गई है। एडीए ने कई नए इंजीनियरिंग टेंडर जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि एमका और तेजस मार्क 2 अब केवल कंप्यूटर डिजाइन तक सीमित नहीं रह गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब महत्वपूर्ण जो हार्डवेयर्स हैं, जैसे कि लीडिंग एज फ्लैप के लिए गियर बॉक्स, हाई स्ट्रेंथ एरमेट 100 स्टील, फ्लाइट टेस्ट, डेटा एक्विजिशन सिस्टम और सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर टूल चेन पर काम तेज हो गया। ये सभी चीजें किसी भी फाइटर जेट के प्रोटोटाइप और फ्लाइट टेस्ट से पहले बेहद जरूरी होती हैं। यहाँ पर टेंडर जारी हो गया है, जिसका मतलब ये है कि काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी फिलहाल ये विमान उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और ये टेंडर केवल डेवलपमेंट के अगले फेज की तैयारी दिखाता है। अभी हार्डवेयर का निर्माण भी होगा, फिर सिस्टम इंटीग्रेशन होगा और कई ग्राउंड और फ्लाइट टेस्ट होंगे। लेकिन ये टेंडर बताता है कि एमका और तेजस मार्क 2 पर काम लगातार आगे बढ़ रहा है और अगर टाइम के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, जो कि चलनी ज़रूरी भी है, तो आने वाले वर्षों में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को बड़ी सफलता भी मिल सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए 12.7 × 99 mm यानी कि 0.50 BMG स्नाइपर राइफल खरीदने के लिए आरएफआई जारी की है। ये भारी कैलिबर की स्नाइपर राइफलें 1500 मीटर से ज्यादा दूरी पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम मानी जाती हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मनों के सैनिकों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि हल्के बख्तरबंद वाहनों, रडार सिस्टम और मजबूत ठिकानों जैसे लक्ष्यों के खिलाफ भी किया जा सकता है। ये गरुड़ कमांडोज की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करेगा। फिलहाल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, जिसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी भी राइफल को सेलेक्ट किया गया है। फाइनल फैसला तकनीकी परीक्षण, मूल्यांकन और खरीद प्रक्रिया के बाद ही होगा। बात साफ हो जाती है, इस तरीके की स्नाइपर राइफलों से गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को लंबी दूरी के स्पेशल अभियानों, एयरबेस की सुरक्षा और आतंकवाद रोधी मिशनों में नई क्षमता मिलेगी। और इवन ये भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी हो सकता है। वहीं दोस्तों इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस टेस्ट में दोस्तों IWER और IWLR मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए कई तरीके के हवाई खतरों का सामना किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लो रडार सिग्नेचर वाले ड्रोन्स यानी कि UAVs को भी सिस्टम ने सीधे हिट टू किल इंटरसेप्ट किया। और ये परीक्षण दोस्तों ये बात बताता है कि अब स्पाइडर मॉडर्न ड्रोन्स और अन्य हवाई खतरों से निपटने के लिए अपनी क्षमता को लगातार बेहतर बना रहा है। और यही वजह है कि ये दुनिया के प्रमुख शॉर्ट और मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।